हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चंस कवर करने का बात किए थे। सीरीज का पहला वीडियो परसों आया था। कल कुछ काम की वजह से हम लोग का ये वीडियो नहीं आ पाया और आज फर्स्ट वीडियो है हमारा स्मार्ट बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बट 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज पहला क्वेश्चन ही 11 नंबर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर इसमें से किस चीज का यूनिट है ना? यूनिट यानी इकाई, किस चीज का मात्रक है, किस चीज का यूनिट है? पावर, एनर्जी, फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जानते हैं पावर का यूनिट क्या होता है। पावर का यूनिट वाट होता है। छोटा यूनिट में वाट होता है, बड़ा यूनिट में क्या होता है? किलोवाट होता है। पावर यानी शक्ति, इसका यूनिट क्या? वाट। ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा, इसका यूनिट जूल होता है। जनरली हम लोग जानते हैं जूल। बल, इसका यूनिट होता है इसका यूनिट होता है आपका न्यूटन, फोर्स का। विद्युत धारा यानी एम्पियर। अब आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे किलोवाट नहीं लिखा हुआ है। अगर किलोवाट लिखा होता तो आप इसमें आंसर टिक करते शक्ति या फिर पावर, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है किलोवाट आवर। अब देखो ये क्या है, किलोवाट आवर को अगर आप ब्रेक करोगे तो किलोवाट किस चीज का यूनिट है? पावर का यूनिट है। और आवर किस चीज का यूनिट है? टाइम का यूनिट है। तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी होता है ना। कैसे हम लोग जानते हैं? देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, है ना। शक्ति बराबर क्या होता है? अगर हम लोग इसे हिंदी में लिखें, शक्ति बराबर वर्क यानी कार्य बटा समय। ठीक है। अच्छा, कार्य का यूनिट और आपका ऊर्जा का यूनिट ये दोनों बराबर होता है, तो हम चाहे तो कार्य को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ऊर्जा से भी। दोनों बात बराबर है। सो वर्क को आप चेंज कर सकते हो एनर्जी से। तो अगर नेक्स्ट पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो आप यहाँ पे देखो, जो हमसे पूछा गया था किलोवाट आवर, किलोवाट यानी पावर और आवर यानी टाइम। तो जैसे आप पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है। यह था क्वेश्चन नंबर 11 यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, कूलॉम इज द एसआई यूनिट ऑफ। कूलॉम किसका एसआई मात्रक है ना। हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या? चार्ज। विद्युत आवेश यानी चार्ज। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है कूलॉम। कूलॉम। विद्युत आवेश या चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। चार्ज आवेश दो तरह का होता है। एक होता है धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज। तो कूलॉम होता है विद्युत आवेश का यूनिट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है आपका एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, VOLT, वोल्ट। विभवांतर का यूनिट वोल्ट। नेक्स्ट लास्ट हम लोग का रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है ओमेगा, से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा का एसआई यूनिट या कूलॉम का किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ठीक है, या इलेक्ट्रिक मोटर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हम लोग एनर्जी के बारे में जानते हैं, एनर्जी को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना तो खत्म कर सकते ना। एनर्जी क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं।
तो ऐसे अपने पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे लाइट है, जैसे फैन है, इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा है जो क्या करता है, एक एनर्जी का फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें लाइट का, है ना, जो बल्ब आप घर में यूज़ करते हो, बल्ब क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। वैसे आपसे सवाल पूछा गया, जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसका काम क्या है, ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखा होगा, आपके घर में जो फैन है या कूलर है या जो पंप है जिससे पानी खींचता है, तो ये सब में मोटर लगा होता है। ये क्या करता है, इसमें जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये रॉन्ग ऑप्शन है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आप लोग इसे करेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। पानी का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो किस तरह का रिएक्शन है। हम लोग अगर बात करें पानी का फॉर्मूला क्या होता है या वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है H2O, यानी पानी किससे मिलके बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। अगर आप चाहो कि पानी का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग करना, तो क्या मेथड है, जैसे अगर आप पानी से बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये दोनों स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी अगर आप एक मान लो बीकर लेते हो जिसमें पानी डालोगे, और पानी क्या होता है, पानी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी पानी से करंट पास नहीं होता है। तो अगर आपको पानी से करंट पास कराना, इसमें क्या डालना पड़ता है, इसमें सॉल्ट डालना पड़ता है, सॉल्ट। जैसे आप सॉल्ट डालोगे जो H2O है वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ मैं रिएक्शन लिखता हूँ, H2O ये बनेगा H2 प्लस O2। देखो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो सही है लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, ट्वाइस है, 2 बार है ऑक्सीजन, लेकिन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 ही बार है। तो आप क्या करो, इसके आगे में 2 लगा दो, तो क्या बन गया, 2 ऑक्सीजन बन गया, 2 ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन तो डबल बन गया, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 होगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आप क्या करो, इसके आगे भी 2 लगा दो। तो अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब आप देखो रिएक्टेंट कितना था, रिएक्टेंट तो सिर्फ एक था ना, कौन सा, पानी। अब प्रोडक्ट में क्या बनता है, देखो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा आपका हाइड्रोजन और दूसरा बनेगा आपका ऑक्सीजन। तो वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट हो और वो टूटने के बाद 2 में ब्रेक हो जाए, हम लोग वैसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हिंदी में कहते हैं इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उल्टा संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, जिसमें 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक बनेगा। जैसे इसमें क्या हुआ कि एक टूट करके 2 अलग अलग बना, तो ये बना आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, या संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, संयोजित हो जाएगा, यानी 2 रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है, जैसे मान लो मैं 2 अलग अलग रिएक्टेंट लेता हूँ, एक मैंने कंपाउंड लिया AB और एक कंपाउंड मैंने लिया मान लो C। अब क्या होगा, जैसे आप रिएक्शन करवाओगे, जो C है वो उस A को रिप्लेस करेगा, यानी B और C एक साथ आ जाएगा, B और C एक साथ आएगा और A यहाँ से अलग हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसा होता है, अच्छा ऐसा कब होता है, अगर जो C है ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, अगर C ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू A, अगर A से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो C क्या करेगा, इस A को रिप्लेस करेगा
और बी और सी साथ में आ जाएगा और ए आपका अलग हो जाएगा। एक और रिएक्शन देखो, जैसे मान लो मैंने दो कंपाउंड लिया, एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है मान लो बी सी। अब इसमें क्या होता है, सॉरी बी सी नहीं सी डी। अब इसमें क्या होता है, ए और सी जो दो अलग अलग मेटल है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर लेता है। देन क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आप सी लिखोगे और यहाँ पे आप ए लिखोगे। जैसे आप यहाँ पे सी लिखोगे क्या बनेगा, सी डी बनेगा, सॉरी यहाँ पे सी लिखोगे तो बी सी बन जाएगा और प्लस, जैसे आप यहाँ पे ए लिखोगे तो क्या बनेगा, ए डी बनेगा। यहाँ पे आप देखो दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एक से ज़्यादा कंपाउंड जोड़ के एक कंपाउंड सिंगल कंपाउंड बनेगा। इसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक कंपाउंड टूट के एक से ज़्यादा बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। और लास्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, दो मेटल आपस में एक दूसरे का डिस्प्लेस करेगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें रिएक्शन है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है ना, उपचयन किसका हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड होना माने क्या होता है, देखो ऑक्सीडाइज्ड होना माने क्या, मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। अब आपको इसे पहचानना है कौन सा एटम है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर आप देखो CuO क्या बन गया, Cu बन गया। CuO जब Cu बना, CuO से Cu बना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनता है। ये कब बनेगा, जब आप इस ऑक्सीजन को हटाओगे तभी तो बनेगा ना। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, इसमें ऑक्सीजन हट जा रहा है यानी रिमूव हो जा रहा, तो इसका ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो रहा। अगर आप H2 को देखो तो इसका क्या होगा, H2 को देखो तो क्या बनेगा, ये H2O हो जा रहा है, यानी देखो हाइड्रोजन में क्या हो रहा, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा। तो इसमें पूछा गया कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन द फॉलोइंग डायग्राम। किस टाइप का रिएक्शन है ये आपको पता करना। देखो इसमें क्या क्या लिया गया, कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, मैं इसका इंग्लिश लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लोहे की कील है ना, यानी आयरन नेल लिया गया इसके साथ में। तब लोग जानते हैं जैसे कॉपर सल्फेट में आयरन को मिक्स करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है, आयरन यानी Fe, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या, CuSO4। आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर के कंपेयर में, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस करेगा, एंड देन क्या बनेगा, FeSO4 और प्लस Cu बाहर हो जाएगा। अब आप इसमें देखो क्या हुआ, जो आयरन था उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो ऐसा रिएक्शन को मैंने क्या बताया था, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। देखो इंडिकेटर क्या होता है ना, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो आपको ये बता सके, सूचक वो पदार्थ है जो आपको ये बता सके कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। जो दिया हुआ चीज़ है या तो वो अम्ल है या फिर क्षार है। अगर आपको ये बता सके, जो भी चीज़ बता पाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर या फिर सूचक कहते हैं। ठीक है ना। अब जो इंडिकेटर्स होता है हम लोग कुछ इंडिकेटर्स ऐसा है जो नेचुरली पाया जाता है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसा है जिसको आप लैब में बनाते हो। तो देखते हैं कौन कौन से इंडिकेटर है जो लैब में बनते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर है जो नेचुरली। सबसे पहला क्या है, मिथाइल ऑरेंज है ना, ये केमिकल है, लैब में इसको फॉर्म किया जाता है।
तो ये नेचुरल इंडिकेटर तो नहीं है। अगला है आपका फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन भी एक केमिकल है जिसे लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये भी आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है। अगला है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो लिटमस पत्र है ना, ये जो इंडिकेटर है, इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एक पेड़ से ना, एक प्लांट से, उसका नाम है लाइकेन। लाइकेन नाम का एक प्लांट है, लाइकेन नाम का एक प्लांट है। इस प्लांट से लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लिटमस पत्र। ठीक है, आपको इसके साथ में याद भी रखना है कि कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है ना। अगर हम लोग बात करें मिथाइल ऑरेंज का, है ना, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज से हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट कर सकते हैं, किसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एसिड को। एसिड में ये क्या होगा, इसका कलर थोड़ा सा येलो टाइप में होता है। जैसे ही आप इसमें कोई एसिड ऐड करोगे, ये येलो क्या बन जाता है? रेड कलर का बन जाएगा। जबकि अगर आप इसमें कोई बेस ऐड करोगे तो वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कोई मतलब येलो है तो वो येलो ही रहेगा। फिर से मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज में जैसे आप एसिड ऐड करोगे तो येलो से क्या कलर बन जाएगा? रेड कलर बन जाएगा। तो अगर आपने देखा कलर रेड बन गया, मतलब जो सब्सटेंस आप डाले थे वो क्या है? एसिड है, ठीक है ना। और अगर आप इसमें बेस ऐड करोगे तो वो क्या होगा? जैसा था वो वैसी कलर का, येलो का येलो ही रहेगा। अगला नेक्स्ट है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या करता है? फिनोप्थिलीन आपका बेस पहचानता है, फिनोप्थिलीन, ठीक है ना। जैसे आप इसमें किसी एसिड में डालोगे तो ये क्या होगा? वैसे ही सेम कलर का रहेगा, यानी कलरलेस रहेगा, कलरलेस, कोई कलर चेंज नहीं होगा फिनोप्थिलीन का। जैसे ही आप इसमें कोई बेस ऐड करोगे, बेस जैसे आप ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ये आपका पर्पल कलर का बन जाएगा, कलरलेस ऑटोमेटिक पर्पल हो जाएगा। तो जैसे आप देखोगे कलरलेस से पर्पल हो गया, मतलब जो सब्सटेंस था वो क्या है आपका? बेस था। नेक्स्ट आपका है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप लोग सबको जानते हैं, लिटमस पत्र। लिटमस पेपर क्या करता है? अगर आप जैसे इसको आप एसिड में डालोगे ना, एसिड में जैसे डालोगे तो ये क्या करेगा? रेड कलर से ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसको आप बेस में डालोगे तो ये ब्लू कलर से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, जैसे आप एसिड में डालोगे ये ब्लू से रेड बन जाएगा, और अगर आप इसे बेस में डालोगे तो ये रेड से ब्लू बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज 10 देन द सॉल्यूशन विल बी। अगर कि सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है? 10 है, कि सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू मान लो 10 है, तो वो सॉल्यूशन क्या है फिर? एसिडिक है यानी अम्ल है, सॉल्ट है, न्यूट्रल है, बेसिक है, क्या है? देखो पीएच वैल्यू हम लोग जब 7 होता है तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो एसिड हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। एसिड यानी अम्ल, अम्ल, और बेस यानी क्षार। तो यहाँ पे कितना दिया है? पीएच वैल्यू देखो 10 दिया हुआ है, 10 यानी 7 से ज़्यादा दिया हुआ है। 7 से ज़्यादा यानी क्या हो जाएगा? बेसिक, बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट? जो फिगर दिया हुआ ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? पहला ऑप्शन क्या है कि हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखोगे ये रेड कलर से दिया गया, बताया गया। रेड कलर का मतलब भी क्या होता है? डेंजर। तो ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये कहीं ना कहीं आपका डेंजर साइन के साथ मतलब एसोसिएटेड है, उससे कनेक्टेड है। तो हमें हाथ साफ रखना चाहिए, ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड नंबर, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा, हमें अम्ल से हाथ नहीं धोना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है।
ये जो आप डायग्राम है ये सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन की चेतावनी का चिन्ह है। जैसे ही आप कोई कंसंट्रेट, सांद्र यानी कंसंट्रेटेड है ना, डेंजर साइन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेस। तो जैसे आप कोई एसिड लेते हो या बेस लेते हो जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मतलब अगर आपके बॉडी में वो गिर जाए तो फिर वो क्या कर सकता है, आप मतलब पूरा बॉडी जला, चमड़ा जल सकता है, स्किन जल सकता है ना। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है जो भी कंसंट्रेटेड होता है, यानी जो सांद्र होता है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। ये हाथ में देखो, जैसे इस मेटल में पड़ा तो मेटल भी पिघल जाएगा, हाथ में पड़ा तो आपका हाथ में भी वो छेद कर देगा, उसमें होल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को इससे दूर रहना है। तो डायग्राम में जो गिवन है वो यही ऑप्शन नंबर डी, सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। विच एसिड इज फाउंड, अगला, विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड। टैमरिंड यानी इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में? टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल 2 बार हो गया है, साइट्रिक अम्ल 2 बार हो गया। टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक अम्ल है, वो इमली में पाया जाता है। इसके अलावा साइट्रिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, लेमन में मिलता है। लेमन के अलावा और किस में मिलेगा? लेमन के अलावा आपको जो ग्रेप्स होता है ना, यानी ग्रेप्स यानी अंगूर, तो अंगूर में मिलता है। लैक्टिक एसिड आप लोग जानते हैं, लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? कर्ड में, यानी दही में, दही में। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। जैसे आप लोग लास्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस को नोट किए थे, उसका ऑप्शंस भी नोट किए थे, आज भी क्वेश्चंस को आप लोग नोट करो, उसके ऑप्शंस को नोट करो। और मिलेंगे हम लोग कल फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।